नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अध्ययन में जारी रहे होंगे। और साथियों, आज हम इस वीडियो में जो आपकी सीटेट एग्ज़ाम है 2022, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनका हम यहाँ पे सोशल साइंस जो आपका जूनियर लेवल का पेपर आता है, उसमें से आप के 30 क्वेश्चंस का यहाँ पे हम रिवीजन करने वाले हैं। जो आपका 2023 में एग्ज़ाम हुआ था 6 फरवरी को, उसको हम सॉल्व करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन समझेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चंस आते हैं टोटल आपके सोशल साइंस में। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चंस बनाने का मतलब बहुत लेंदी वीडियो हो जाता। इसलिए साथियों, मैं इसको 2 पार्ट में आपके लिए लेकर आऊँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 1 से 30 तक क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 में आपके 31 से 60 तक क्वेश्चंस होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों ने निम्नलिखित में से किन शक्ति केंद्रों से शासन किया? ऑप्शन ए पेशावर और मालवा, ऑप्शन बी पेशावर और मथुरा, ऑप्शन सी पेशावर और वाराणसी और ऑप्शन डी पेशावर और उज्जैन। तो कुषाणों ने निम्नलिखित में से किन शक्ति केंद्रों से शासन किया? तो शासन आपका किसे? पेशावर और मथुरा से किया साथियों। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा पेशावर और मथुरा। अगर थोड़ा इनके कुषाणों के बारे में जानें तो कुषाण जो थे साथियों, कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक जो शक्तिशाली केंद्र ने थे, वहाँ से इन्होंने शासन किया। और कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने किया था। और कुषाण शासकों में एक शासक थे विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। और सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया। कनिष्क ने अपने शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत भी चलाया। इससे भी याद रखिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए मतलब आपका है यहाँ पे कथन ए है, पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और कथन बी है, इस लंबे काल को प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। और आपका कथन सी है, मानव इतिहास का लगभग 99% भाग इसी काल में घटित हुआ। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल बी और सी, ऑप्शन सी केवल ए और सी, ऑप्शन डी केवल यहाँ पे ए, बी और सी तीनों सही हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर साथियों आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी तीनों सही है। यानी कि पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और इस लंबे काल को प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। और मानव इतिहास का लगभग 99% भाग इसी काल में घटित हुआ है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसके बारे में अगर चर्चा करते हैं साथियों, तो इसको लगभग 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। भीमबेटका के जो गुफा चित्र हैं वो पूरा पाषाण कालीन है, जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और पशुपालन का जो प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ, इसे भी याद रखिएगा। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो इस हिसाब से ये सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये भी आपका कथन है। इसी तरह के क्वेश्चन साथियों सीटेट में पूछे जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, हो बहू ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बैक पेपर प्रीवियस ईयर्स के 10 साल के आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप 90+ तो बहुत दूर की बात है, 100+, 120+ मार्क्स आप ला सकते हैं। क्योंकि हू बहू जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। आप अगर 10 साल के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं हर एग्ज़ाम्स में। सीटेट टीटी का तो एक एग्ज़ाम 2021 में ऐसा हुआ था कि उसमें बैक ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो इसलिए बैक ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है साथियों। तो आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिए, बुक से आप पढ़ते रहिए, लेकिन यहाँ से भी पढ़ते रहिए। अगर आप दूसरे भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं सीटेट के अलावा, तो सोशल साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम, केवीएस, एनवीएस, एलटी जो भी आप देते हैं, सभी में आपकी जीएस पूछी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साथियों ये। तो जो मेरे साथी हैं सीटेट के जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो अन्य भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस करें, तो आपको यहाँ से ज़रूर हेल्प होने वाली है। तो प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। कथन ए, बी पढ़िए और सही विकल्प चुनिए।
कथन ए है, मनसब मुगलों द्वारा प्रयुक्त एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से पद, वेतन और सैन्य दायित्व निर्धारित किए जाते थे। कथन बी, मनसबदार की सैन्य जिम्मेदारियां जात नामक संख्या से निर्धारित होती थी। तो यहाँ पे जो पहला है आपका कथन ये तो सही है, लेकिन जो कथन दूसरा है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन बी गलत है, तो ये ऑप्शन ए में सही है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। क्यों ऐसा साथियों? जो मनसबदारी व्यवस्था है एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने लगभग आपका किया था 1575 ईस्वी के करीब किया था, 1575 ईस्वी में किया था। और मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी अथवा पद। इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग होते थे और अकबर ने शासन के 40 वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। तो मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए जाते, ना कि जात, ठीक है, रखने की आवश्यकता थी। तो इसलिए ए सही जो होगा और बी आपका क्या होगा? गलत होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं? ऑप्शन ए कंधार, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी टोपरा, ऑप्शन डी कालसी। तो साथियों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स में भी, यूपीपीएससी जो आपका इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो क्योंकि ये बहुत डीप क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते नहीं हैं, लेकिन इसमें पूछे गए हैं क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, ऐसे डीप क्वेश्चंस भी पूछने लगे क्योंकि अब नॉर्मल ऐसी जीएस नहीं पूछते जो आम तौर पे जुबान पर हो लोगों की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंधार। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं? तो ये आपका कंधार, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इसे याद रखिएगा साथियों, क्योंकि अशोक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक, अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडगोलम अभिलेखों में उसका नाम मिलता है, यानी अशोक का नाम मिलता है। तो अशोक को देवना प्रिय और देवना प्रियदर्शी उपाधियों से भी संबोधित किया जाता है। तो इसकी सर्वप्रथम, यानी इनके अगर अभिलेखों को अगर किसने पढ़ा था सर्वप्रथम, तो इसे याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 ईस्वी में लगभग उन्होंने इसको पढ़ा था। तो याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है आपका, गणाकंटगा के गोंड राज्य में 70,000 गाँव थे, इसका उल्लेख किस में मिलता है? ऑप्शन ए उयाकुंडन उदयार के अभिलेखों में, ऑप्शन बी अकबरनामा में, ऑप्शन सी बुरंजी नामक ऐतिहासिक ग्रंथों में और ऑप्शन डी विलियम मेथवोल्ड के विवरण में। तो इसका सही जवाब आपको बताना है साथियों। तो किस में मिलता है? तो ये अकबरनामा में मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि जो आपके गोंड, यानी कि जो गोंड थे राज्य यानी गढ़कंडगा में 70,000 गाँव थे, इसे उल्लेखित किया गया है अकबरनामा में। और इसके बारे में, गोंड एक प्रकार की जनजाति थी, वो क्या करती थी? झूम खेती। झूम खेती आप जानते होंगे कि जहाँ पे वो कुछ टाइम तक रुके, उसके बाद वहाँ से जैसे उपजाऊ उसकापन ख़त्म हो गया, वो आगे बढ़ जाते थे। तो ये एक समृद्ध राज्य था और इसके निवासी ज़्यादातर जंगली हाथियों को पकड़ अन्य राज्यों में बेचते थे। तो ये इसे भी याद रखिएगा। और बुरंजी के बारे में अगर यहाँ पे जो लिखा है, बुरंजी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ, तो बुरंजी असमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियाँ होती हैं। तो अहोम राज सभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में हुआ। तो इससे आपको लेना देना नहीं। प्रश्न आपका गढ़ाकंडगा गोंड राज्य के बारे में पूछा गया, 70,000 गाँव थे, तो ये अकबरनामा में इसका विवरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, अभिकथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। पुरी यानी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोग बनाते हैं और इसका रीज़न है, कारण, जगन्नाथ मूल रूप से एक स्थानीय देवता थे जिन्हें बाद में विष्णु से जोड़ा गया। तो इसमें आपको बताना है कि ए और दोनों सही हैं, जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो ये आपको बताना है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो उसकी क्या करता है? सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में अगर जान लेते हैं, तो जो पुरी है उड़ीसा में, जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ है संप्रदाय, और ये दुनिया का मालिक जो भगवान विष्णु को पर्यायवाची है इसका,
पर्यायवाची जो है इसका, यानी जगन्नाथ यानी विष्णु भगवान, यानी उनको कहा जाता है जगत का स्वामी। अब तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताम्रपत्र की पांडुलिपि में ओडिशा में स्थित हैं, देखा ही होगा भुवनेश्वर में। और 12वीं शताब्दी में गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद उन्होंने 1230 में राजा थे अनंग भगी तृतीय और अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। तो इस हिसाब से जो आपका जिसमें ए है और आर है दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इसके बारे में, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं तो पूरा आपको डीप इसके बारे में पता चल जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी किया दे रहा हूँ आपके लिए। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन बिरसा मुंडा आंदोलन के विषय में सही हैं। आप इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन कथन दिए गए, इनमें बताने कौन कितने कथन सही हैं। बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में लाल झंडा उठाया। कथन बी क्या है, बिरसा ने लोगों को जागृत करने के लिए पारंपरिक प्रतीकों और भाषा का प्रयोग किया। कथन सी क्या करे, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज में सुधार के विरुद्ध था। और कथन क्या है, बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का विरोध किया। तो इसमें बताना है कि ऑप्शन ए, बी और डी सही है, कि ऑप्शन बी में सी और डी सही है, ऑप्शन सी ए और बी सही है, और ऑप्शन डी ए और सी सही है। तो इसमें बताना है कि इसमें से सही 2 ही ऑप्शन है, तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से 2 जो सही ऑप्शन है उनमें से कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए साथियों कौन सा सही होगा इसमें से। तो इसमें से आपका बी और डी सही है, यानी बिरसा ने लोगों को जागृत करने के लिए पारंपरिक प्रतीकों और भाषा का प्रयोग किया, और बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का क्या किया था, विरोध किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बी और डी। बिरसा मुंडा बहुत ही पूजनीय है झारखंड में, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, इसलिए इनको बिरसा मुंडा कहते हैं। तो मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है, और 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वो अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने बिरसा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया और उनको फिर 2 साल के लिए लगभग जेल में डाल दिया। 1897 से लौटने पर जब उन्होंने क्या किया, तो गांव-गांव घूम के लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को जागृत किया कि हम लोग आदिवासी हैं, हमारी ज़मीन को हड़प लेंगे, यहाँ पे हमारी जो संस्कृति है उसको नष्ट कर देंगे। तो यही है, तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, सूती धागा काटकर आजीविका चलाने वाली हजारों ग्रामीण महिलाएं 19वीं सदी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं। और कथन बी क्या कह रहा है, ब्रिटिश सूती कपड़ों की बाढ़ भारतीय बाजारों में आ गई। आपको बताना है इसमें कौन सही है। कथन ए सही है लेकिन बी गलत है, कथन बी सही है लेकिन ए गलत है, और ऑप्शन सी दोनों सही है लेकिन बी ए का कारण नहीं है, और ऑप्शन डी दोनों सही हैं और बी ए का कारण है। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो दोनों सही हैं, बी ए का कारण भी है, ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी सूती धागा काटकर आजीविका चलाने वाली हजारों ग्रामीण महिलाएं 19वीं सदी के मध्य तक बेरोजगार हो गई और ब्रिटिश सूती कपड़ों की बाढ़ भारतीय बाजारों में आ गई। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। ऑप्शन बी, दोनों ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। ऑप्शन सी, गांधी ने विरोध किया लेकिन टैगोर ने समर्थन किया। और ऑप्शन डी, टैगोर ने विरोध किया लेकिन गांधी ने समर्थन किया। तो इसका सही जवाब बताना है, यानी दोनों ने औपनिवेशिक शिक्षा का क्या किया था, समर्थन किया था। तो इसमें ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और क्यों किया था, इसका कारण क्या था कि जो महात्मा गांधी जो दोनों लोगों ने इसका क्या किया, इसमें सही कथन बताना था, यानी औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। तो जब महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10।
सती प्रथा को प्राचीन ग्रंथों की स्वीकृति नहीं है, यह कथन किस समाज सुधारक से संबंधित है? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो सती प्रथा को प्राचीन ग्रंथों की स्वीकृति नहीं है, यह कथन किस समाज सुधारक से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय, क्योंकि उन्होंने ही सती प्रथा के लिए आवाज़ उठाई थी, तो ये कथन उन्हीं से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो उन्होंने क्या किया था, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई, यही तो उन्होंने कहा इसके बारे में। तो यह कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, कभी कभी ये सेंटेंस भी पूछ लेता है, और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है इन्हें। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जातिवाद, कर्मकांड सभी का बहुत विरोध किया। तो सती प्रथा को प्राचीन ग्रंथों की स्वीकृति नहीं है, तो ये कथन किससे रिलेटेड? राजा राम मोहन राय से। उन्होंने कहा था ये कहाँ पर लिखा है कि उनको स्वीकृति नहीं है प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की और सती प्रथा कहाँ पर है, ये भी उन्होंने पूछा था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11। ब्रिटिश शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर किस संगठन ने विशेष ध्यान दिया? ऑप्शन ए सनातन धर्म सभा, ऑप्शन बी एशियाटिक सोसाइटी, ऑप्शन सी भारत धर्म महामंडल, ऑप्शन डी सत्यशोधक समाज। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर किस संगठन ने विशेष ध्यान दिया, ये आपको बताना है। तो किसने दिया? तो सत्यशोधक समाज ने दिया। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि सत्यशोधक समाज के जो संगठन करता थे वो कौन थे, तो इससे भी याद रखिएगा, तो ज्योतिबा फूले जी थे। और इसकी स्थापना उन्होंने कब की थी, अगर आपसे पूछ ले तो 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की। और किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले जी ने की थी। तो यही उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक को भी नाम याद रखिएगा। उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। तो इसे भी साथियों याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो ये इसे भी याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले जी के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों के विरोध के संदर्भ में कथन ए और बी पढ़िए। कथन ए है टीपू सुल्तान ने मृत्यु तक अंग्रेजों से संघर्ष किया। कथन बी, उन्होंने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। जिसमें बताना है आपको, ऑप्शन ए सही है लेकिन बी गलत है, ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन बी सही है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों गलत है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। उन्होंने क्या, टीपू सुल्तान ने मृत्यु तक अंग्रेजों से संघर्ष किया और उन्होंने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध भी किया। तो ये दोनों सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। भारत में निर्धनता और गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए एओ हुम, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी रोमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो किसने लिखी आपको बताना है। तो ये किसने लिखी थी? भारत में निर्धनता यानी इसको इंग्लिश में दूसरा भी नाम कहते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी कहते हैं। तो ये किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी थी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है इंडिया का। तो पूछ लिया जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी जी को कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ये भी साथियों याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लीजिए कि ये राजनीतिक नेता थे, व्यापारी, विद्वान, लेखक, और इन्होंने 1892 से 1895 के बीच फिशनरी सेंट्रल प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिबरल पार्टी के सदस्य भी रहे। तो ये भी पूछ लीजिएगा कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स था उसके लिबरल पार्टी के सदस्य भी रहे हैं, वो लगभग 1892 से 1895 ईस्वी के बीच में। तो पूछा जाता है कि कौन से पहले भारतीय थे जो लिबरल पार्टी के वहाँ पे सदस्य थे। तो दादा भाई नौरोजी जी थे। ये सभी याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। भारत में निर्धनता पुस्तक और गैर ब्रिटिश शासन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंग्लिश में इसका नाम ये है और हिंदी में ये घुमा के प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि इसका नाम। ज़्यादातर लोग ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया बुक याद रखते हैं, इसे नहीं याद रखते हिंदी में। तो साथियों से याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14। गुट निरपेक्ष आंदोलन में किन देशों के नेता शामिल थे? ऑप्शन ए भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, ऑप्शन बी भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, और ऑप्शन डी भारत, पाकिस्तान, चीन। तो गुट निरपेक्ष राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि किन देशों के नेता शामिल थे। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। ये थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन को NAM भी कहते हैं, नाम शॉर्ट फॉर्म में ये कहते हैं NAM।
की स्थापना औपनिवेशिक स्थापना व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और ये सितंबर 1961 के यूगोस्लाविया बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था 1961 में बेलग्रेड। इसे भी याद रखिएगा, पूछ लेता है। जब इतना ही डीप पूछ रहा है तो ये भी नॉलेज आप रखिए कि जो यूगोस्लाविया 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया था और उसमें 25 देशों ने प्रतिनिधियों के तौर पे हिस्सा लिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए नहीं है साथियों, सॉरी, ऑप्शन तो आगे हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि ऑप्शन ए बी सी, यानी कि ऑप्शन बी ए बी डी, ऑप्शन सी ए सी डी और ऑप्शन डी ए बी सी डी। तो निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो साथियों किसमें आपके छल्ले पाए जाते हैं? तो वो आपके पाए जाते हैं ए बी सी, यानी कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस में छल्ले पाए जाते हैं। अभी तक तो ज़्यादातर लोग शनि को ही सोचते थे, लेकिन बृहस्पति में भी पाए जाते हैं, साथ ही यूरेनस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो इन यूरेनस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अरुण भी कहते हैं। तो कभी कभी अरुण अगर आ जाए ऑप्शन में तो घबराइएगा नहीं, यूरेनस और अरुण एक ही को कहते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? ऑप्शन ए 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन बी 78 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व और ऑप्शन डी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर? तो ये आपको बताना है साथियों। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा हमेशा आप। 82.5 डिग्री याद रखिए या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याद रखिए। ये है भारतीय मानक समय, जिस 82 डिग्री और 30 मिनट देशांतर पर पूर्व में होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ से होकर गुजरती है भारत में, तो इसे भी याद रखिएगा कि ये जो प्रयागराज के निकट नैनी है, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय की यामात्रक रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसे भी याद रखिएगा। आपके कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये टोटल 5 राज्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 17। साथियों वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से मैंने आपके लोगों के लिए बनाए, प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको 100% सफलता मिले, थोड़ा इसलिए एक्सप्लेनेशन करना भी ज़रूरी है क्योंकि इतना डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोशल साइंस में। क्योंकि अब तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछने की परंपरा ख़त्म हो चुकी है, तो थोड़ा डीप नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे ऑल वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। और चैनल में प्लेलिस्ट बनी साथियों, और भी सब्जेक्ट्स के आप सीटेट की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 17 आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं। दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शन ए क्रमशः पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण, ऑप्शन बी क्रमशः पृथ्वी का परिक्रमण और घूर्णन, ऑप्शन सी केवल पृथ्वी का घूर्णन और ऑप्शन डी केवल पृथ्वी का परिक्रमण। तो दिन और रात ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्रमशः पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों की वजह से होता है, क्योंकि परिक्रमण तो कर ही रही है और घूर्णन तो करती है, तभी वो दिन और रात होते हैं और ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18। यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे हो तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? तो ये से आप याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल्स हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए दोपहर 2 बजे, ऑप्शन बी सुबह 10 बजे, ऑप्शन सी सुबह 2 बजे, ऑप्शन डी रात 10 बजे। तो इसका आंसर आपको साथियों बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोपहर 2 बजे। हर 30 डिग्री पे आपका 2 घंटे का समय डिफ़र हो जाता है। ठीक है, अगर पूर्व में बढ़ना है तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की बात की जाए तो यानी कि समय घटेगा। तो यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे हो तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? तो क्या होगा? दोपहर के 2 बजेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में क्या करती है? 360 डिग्री पर रोटेट करती है, 360 डिग्री पर घूमती है। तो अर्थात वह 1 घंटे में यानी कितना जाएगी? 1 घंटे में आपका 15 मिनट तो इस हिसाब से मूव करेगी। 1 घंटे में 1 घंटे में जो आपका है वो 15 डिग्री घूमेगी। तो इस प्रकार जब वो
30 डिग्री घूमने की बात की रही, तो 30 डिग्री जब घूमेगी तो यानी 2 घंटे का डिफर आएगा। और मैंने आपको बताया कि अगर पूर्व की बात कही जाए तो समय बढ़ता है, और अगर पश्चिम की बात करें तो समय कम होगा। तो इसे बहुत टेक्निकल चीज़ है, इसलिए याद रखिएगा साथियों। कभी कभी 30 डिग्री पूर्व की जगह पश्चिम कर देता है, तो आपको समय घटाना पड़ेगा, तो सुबह के 10 बजेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसने पूर्व में कहा है, इसलिए 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ये अगर 15 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे का डिफर आएगा। 30 डिग्री 2 घंटे का, 45 3 घंटे का। तो इस तरह से याद रखिएगा 15 डिग्री पे 1 घंटे का फ़र्क होता है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, समशीतोष्ण वन। तो आपका ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी ए और सी, और ऑप्शन डी ए बी और सी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें केवल ए यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर में स्थित है। इसमें कई छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप हैं, और इन सभी द्वीपों की राजधानी अगर कहा जाए अंडमान निकोबार तो उसको पोर्ट ब्लेयर कहते हैं। ये अंडमान और निकोबार की जानकारी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। अभिकथन है साथियों, ए और कारण है, इस बताना है आपको। कथन है, ग्रेनाइट कठोर चट्टानें हैं और भवन निर्माण में उपयोगी हैं। कारण है, पृथ्वी के भीतर धीरे धीरे ठंडा होने से बड़े कण बनते हैं। तो आपको बताना है दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है, ऑप्शन बी दोनों सही है, व्याख्या नहीं सही है, ऑप्शन सी ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है, आर सही है। तो आपको बताना है तो इसमें क्या होगा। तो यानी दोनों साथियों दोनों और चीज़ें क्या है, सही हैं, यानी दोनों सही हैं और सही व्याख्या है आर। तो ग्रेनाइट कठोर चट्टानें हैं और भवन निर्माण में क्या है, उपयोगी हैं। पृथ्वी के भीतर धीरे धीरे ठंडा होने से बड़े कण क्या होते हैं, बनते जाते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 21, पवनों के संबंध में कथन आपको बताना है। ऑप्शन ए नहीं है साथियों। कथन क्या है, ए मानसून मौसमी पवनें हैं, कथन बी मौसमी पवनें वर्ष भर एक दिशा में चलती हैं, कथन सी स्थल व समुद्री समीर स्थायी पवनें हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी बी और सी, और ऑप्शन डी ए और सी। बताना है कितने कथन इसमें सही हैं। तो आपको बताना है साथियों कितने कथन सही है। तो केवल एक सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मानसून मौसमी पवनें हैं, ये केवल सही है, और मौसमी पवनें वर्ष भर एक दिशा में नहीं चलती, ये नहीं सही है आपका। और स्थल व समुद्र समीर स्थायी पवनें, स्थायी नहीं है, जिस तरफ को वायुदाब होगा उसी तरफ को पवनें क्या करती हैं, चलती हैं। तो पवनें हमेशा याद रखिएगा 3 प्रकार की पवनें होती हैं। एक प्रचलित पवन होती है, मौसमी पवन होती है, और स्थानीय पवन होती है। मौसमी पवन जो होती है वह पवन जिनकी प्रवाहित होने की दिशाएं समय और मौसम के अनुसार क्या होती है, परिवर्तित हो जाती हैं। और स्थल समुद्र व मानसूनी पवनें मौसमी पवनें का उदाहरण है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। स्थायी पवनें नहीं होती, जिस तरफ को वायुदाब होगा उसी तरफ को वो बढ़ती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22, संघनन के संबंध में कथन। कथन ए जलवाष्प ठंडी होकर बूंद बनती है, कथन बी भारी बूंदें वर्षा बनती हैं, और कथन सी जेट विमान सफ़ेद रेखा छोड़ते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन बी बी और सी, ऑप्शन सी ए और सी, और ऑप्शन डी ए बी और सी। तो इसमें सही जवाब आपको साथियों बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ए बी और सी, यानी कि तीनों। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। संघनन के संबंध में यानी जलवाष्प ठंडी होकर बूंद बनती है और भारी बूंदें वर्षा बन जाती हैं, और जेट विमान देखा होगा जब चलते हैं तो पीछे क्या छोड़ते हैं, सफ़ेद रेखा छोड़ते हैं। तो इससे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 23, तिब्बती एंटीलोप का शिकार साटूस के लिए किया जाता है क्योंकि यह हल्की होती हैं, यह अत्यधिक गर्म होती हैं, जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। तो आपको बताना है साथियों कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए और सी, ऑप्शन सी ए बी और सी, ऑप्शन डी ए बी और सी। तो इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा यह हल्की होती हैं या अत्यधिक गर्म होती। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी। यानी तिब्बती जो एंटीलोप होती हैं का शिकार साटूस के लिए किया जाता है, तो यह हल्की होती हैं और ये क्या होती हैं, अत्यधिक गर्म होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 24, नवीकरणीय संसाधनों के संबंध में कथन ए असीमित होते हैं, कथन बी ए शीघ्र पुनः प्राप्त होते हैं।
तो आपको बताना है ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन बी दोनों गलत हैं, ऑप्शन सी ए सही है बी गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है और बी सही है। तो आपको बताना है कि जो नवीकरणीय और होते हैं, नवीकरणीय संसाधनों के बारे में बताना है कि ये असीमित होते हैं या ये शीघ्र पुनः प्राप्त होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ए गलत है और बी असीमित तो नहीं होते। नवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय वो संसाधन के संबंध में असीमित नहीं होते, ये क्या हो सीमित भी हैं। और आपको बताना है ये शीघ्र पुनः प्राप्त होते हैं। तो आप उसका क्या हो जाएगा बी तो सही होगा कि शीघ्र पुनः प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे नवीकरणीय साथियों पूछा है, तो नवीकरणीय मतलब जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, तो ये सभी कैसे नवीकरणीय, तो यानी ये असीमित होते हैं। तो ए भी सही होगा और बी भी सही होगा, ये शीघ्र पुनः प्राप्त होते हैं। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा साथियों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगली प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 25। पृथ्वी की सतह से भीतर की ओर खनन का सही क्रम है विवृत खनन, बी कुआं खनन, ऑप्शन सी उत्खनन। तो इसको आपको सही क्रम में बताना है। ऑप्शन ए सी ए बी, ऑप्शन बी ए सी बी, ऑप्शन सी ए बी सी और ऑप्शन डी बी ए सी। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो बताइए साथियों किस क्रम में इसको पृथ्वी की सतह से भीतर की ओर खनन का सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम होगा आपका सी ए बी, यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं उत्खनन करते हैं, फिर उसके बाद विवृत खनन करते हैं, फिर कुआं खनन करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सी ए बी, यानी खनन, विवृत खनन, कुपकी खनन यह सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम है जो पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक क्या करती हैं तहों तक जाते हैं। तो याद रखिएगा कुपकी खनन भी, कुआं खनन को साथियों कुपकी खनन भी कहते हैं, ठीक है, और उत्खनन को अखनन भी कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह से भीतर की ओर खनन का सही क्रम क्या होगा आपका, यानी कि सी ए बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 26। स्थानांतरण कृषि के सही कथन है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, शीघ्र पुनर्जीवन होते हैं और झूम काटन दहन कृषि। तो आपको ऑप्शन ए है ए और बी, ऑप्शन बी बी और सी और ऑप्शन सी ए और सी और ऑप्शन डी ए बी और सी। तो आप इसको सही जवाब बताना है साथियों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो स्थानांतरित कृषि के संबंध में क्या है ये कथन क्या हो जाएंगे सभी सही होंगे, यानी ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं और ये तीव्र पुनर्जनन क्षमता वाले क्षेत्र में क्षेत्र प्रचलित होते हैं। इस कृषि प्रणाली को कर्तन व दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है और यह कृषि अमेजन बेसिन के सघन क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में भी क्या है प्रचलित है। तो आपके सही भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, तो ए बी और सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रेयरी और वेल्ड क्षेत्र क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन और दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। तो प्रेरी और वेल्ड क्षेत्र क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं साथियों। तो ये आप कहाँ पाए जाते हैं, तो कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28। रूढ़िबद्ध धारणाओं के संबंध में कथन आपको बताना है। रूढ़िबद्ध यहाँ पे एक क्या है कथन, व्यक्ति को अलग देखने से रोकती है, कथन भी सभी को एक ढांचे में बांधती है और क्या करती है सी अवसर देती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी बी और सी और ऑप्शन डी ए बी और सी। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं के संबंध में कथन कौन से सही हैं साथियों, तो ये आपके सही होंगे ए और बी, यानी व्यक्ति को अलग देखने से रोकती है क्योंकि रूढ़बद्धता होती है और सभी को एक ढांचे में बांधती है, यानी सबको एक जैसा ही एक ही जैसा और अवसर तो एक जैसा नहीं देती क्योंकि महिलाओं के लिए अलग सोच होती है, पुरुषों के लिए अलग सोच होती है। तो रूढ़बद्ध धारणाएं ऐसी ही होती हैं। तो इसमें से केवल होगा ऑप्शन ए और बी, ये आपके क्या होंगे रूढ़िबद्ध धारणाओं के संबंध में कथन होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 29। अरब व चीनी व्यापारियों का सांस्कृतिक प्रभाव किन क्षेत्रों में था। ऑप्शन ए पंजाब और तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल और लद्दाख, ऑप्शन सी असम और हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात और तेलंगाना। तो अरब व चीनी व्यापारियों का सांस्कृतिक प्रभाव किन क्षेत्रों में था, तो आपको बताना है तो किन क्षेत्रों में था, तो असम और हरियाणा में था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा असम और हरियाणा। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि केरल और लद्दाख ये दो क्या थे क्षेत्र थे, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों सॉरी असम और हरियाणा, केरल और लद्दाख होगा, गलत टिक हो गया। तो यहाँ पे आपका केरल और लद्दाख हुई, मैंने सोचा कि अरब के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे केरल और लद्दाख होगा।
तो अरब और चीनी व्यापारियों, क्योंकि चीनी व्यापारी कह दिया ना, तो अरब और चीनी व्यापारियों का सांस्कृतिक प्रभाव किन क्षेत्रों में था, तो केरल और लद्दाख में था। तो इसे याद रखिएगा, केरल और लद्दाख। केरल और लद्दाख के दो प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ अतीत में क्या थे, अरबी और चीनी व्यापारियों का उल्लेखनीय और सांस्कृतिक प्रभाव था। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो थोड़ा सा आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें कथन के प्रश्न हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है, उनके मिलान करना पड़ता है। तो वीडियो कैसा लगा साथियों, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है साथियों वीडियो बनाने में, थोड़ा सा अप्रिशिएट मोटिवेशन मिल जाता है इससे, अगर आपका लाइक मिल जाता है, शेयर मिल जाता है और सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं, अपना स्कोर भी बताइएगा साथियों वीडियो के अंत में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन बी नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष, और ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन डी सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो कैसे होता है, तो ये होता है साथियों, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा निर्वाचक मंडल द्वारा। और निर्वाचक मंडल में होते कौन कौन है, अगर आपसे ये भी पूछ लें, तो निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि राष्ट्रपति, जनता तो चुनती नहीं राष्ट्रपति को। तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, वोट डालते हैं, और चुनाव का आयोजन जो वो करता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। निर्वाचक मंडल संसद के उच्च व निम्न सदन यानी राज्य और लोकसभा सांसदों के सभी निर्वाचित सदस्यों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों यानी जैसे दिल्ली, पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद जो आपका होता है अनुच्छेद 54 के तहत होता है, और चुनाव जो प्रक्रिया होती है वो 55 के तहत होती है। तो दोनों में अंतर है साथियों, पूछ लेता, बहुत डीप माइनर डिफरेंट है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है, और जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति के चुनाव की वो अनुच्छेद 55 के तहत होती है। तो साथियों, ये रहे आपके 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2022 में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं सोशल स्टडीज़ में। ये 30 क्वेश्चन है पार्ट ए। पार्ट बी भी साथियों हैं जिसमें 31 से 60 क्वेश्चन हैं, उनको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।